एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो एरो इंडिया 2023 की तरफ से आ रही है। बहुत सी खबरें निकलकर सामने आई, पर एक ऐसी खबर जिस पर कि बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया और अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उस पर ध्यान जा रहा है। कल परसों में मैंने एक अपने कम्युनिटी टैब में भी और हमने सोशल मीडिया में हर जगह एक फोटो देखी थी जो कि टेल आर्ट था, और वो टेल आर्ट HLFT-42 जो कि HAL का एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनने वाला था जो कि लीड इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, जो कि 2030 तक बनकर तैयार होगा। उसके टेल आर्ट पे भगवान बजरंगबली को दिखाया गया था और स्टॉर्म इज कमिंग आ रहा था, मतलब उनको एक स्टॉर्म का प्रतीक दिखाया गया था। और इस एयरक्राफ्ट को भी सुपरसोनिक क्योंकि एयरक्राफ्ट था तो स्टॉर्म का प्रतीक एक बनाने का प्रयास किया गया था। सब कुछ अच्छा था, ट्विटर पे काफी वाहवाही भी इसकी हो रही थी, एक आध लोग कुछ गड़बड़ भी लिख रहे होंगे, पर आज ये दिखा कि इस टेल आर्ट को हटा दिया गया है। किस लिए हटाया गया? सबसे पहले कहा जा रहा था कि कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा कि अलग अलग टेल आर्ट हमें हर रोज प्रेजेंट करना है, इसलिए इसको हटाया गया है। बाद में जब HAL के CMD का एक इंटरव्यू आया, ANI ने जब उनसे पूछा तो उनका कहना था कि किसी भी कंट्रोवर्सी कोई क्रिएट हो ना ही उसके लिए टेल आर्ट को लगाया गया था, और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट आगे भी ना हो और ये इवेंट सुचारू रूप से चल सके, इसलिए टेल आर्ट को हटा दिया गया है। इससे साफ साफ ये झलकता है कि HAL के उच्च अधिकारियों में भी, उच्च मैनेजमेंट में भी ये डर बना रहता है, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये सारी चीजें अगर भगवान की तस्वीर कहीं पे लगा दी जाएगी। असल में उस चित्रकार का क्या, उस टेल आर्टिस्ट का क्या, जिसने कि ये पूरी थीम सोची थी, वहां पे वो भगवान की तस्वीर नहीं लगा रहा था, वो एक प्रतीक को लगा रहा था जो कि पवन पुत्र है। और किसी एयरक्राफ्ट के लिए अगर वो भारत में बन रहा है, इससे बेहतर तस्वीर मुझे नहीं लगता हो सकती है। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या हो सकता है। इंडोनेशिया, जहाँ पे सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, वहां की जो सरकारी एयरलाइन है उसका गरुड़ एयरलाइन नाम है। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों ने कहा कि ये हटा दो या उनकी तरफ से कहा गया था, ये डर फालतू में डर है, लोगों के अंदर डर है, सरकारी कंपनियों के अधिकारियों में डर है कि इससे कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली, वो एक प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी बेकार फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे श्री राम जी की तस्वीर है, सीता माता की तस्वीर है, लक्ष्मण जी की तस्वीर है। जब फिल्मों में कलाकारी की लिवरेज लेते हुए कई चीजें दिखाई जाती हैं, चित्रकारी में भी दिखाया जाता है, तो ये भी तो एक चित्रकारी थी। इस प्रकार तो किसी भी सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा ही नहीं करवाई जाएगी या प्रार्थना के समय भगवान का नाम ही नहीं लिया जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। और अगर ये HAL के मैनेजमेंट ने ये सोचकर अपने दिमाग से हटाया है तो ये बहुत गलत किया है, क्योंकि किसी भी तरह से हटाने की या ऐसा कंट्रोवर्शियल कोई चीज हुआ ही नहीं था, कोई आउटरीच ऐसा हुआ ही नहीं था। हाँ, कुछ बीजेपी के या कुछ लीडर्स के द्वारा जय बजरंग बली लिखते हुए ये फोटो ट्वीट की गई थी और ये दिखाने का प्रयास था कि देखो भगवान की तस्वीर एयरक्राफ्ट पर लगी हुई है, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। ये चीज केवल दिखाई जा रही थी कि एक स्टॉर्म का प्रतीक उनको वहां पर लगाया गया और एक सही था। जिम में तो बजरंगबली की फोटो होती है, मूर्तियां होती हैं, तो क्या दूसरे धर्म के लोग जिम नहीं जाते? क्या अखाड़े में नहीं जाते? अखाड़े में भी होती है। तो ये एक तरीका है, बल को दिखाने का तरीका है। बहरहाल ये एयरक्राफ्ट कब तक तैयार होगा? 2030 में तैयार होने का HAL के द्वारा कहा गया है, पर जिस हिसाब से वो अपने प्लानों को चेंज करते हैं, जब वो टेल आर्ट में नहीं रिजिट रह पाए या उनको ये लगा ही नहीं कि ये भैया टेल आर्ट ये जब है पूरे इवेंट पर रहना ही चाहिए, इसको हटाना नहीं चाहिए, तो वो आगे क्या डिजाइन करेंगे, क्या अपने डिसीजंस पे रिजिट रहेंगे। बात करते हैं चाइना और फिलीपींस के रिश्तों की। चाइना के शिप के द्वारा फिलीपींस के शिप, या आप कह सकते हैं फिलीपींस की नेवी के शिप और चाइना के कोस्ट गार्ड के शिप, चाइना के कोस्ट गार्ड के शिप के द्वारा एक लेजर लाइट फिलीपींस की नेवी के लोगों के ऊपर डाली गई, जिससे कि उनको टेम्प्रोरी ब्लाइंडनेस हो गई और उनको अपना जो शिप था उसको ऑपरेट करने में भी दिक्कत हुई, और तब तक चीन के जो शिप था वो बहुत ज्यादा उनके नजदीक आ गया था। मतलब मिलिट्री ग्रेड के लेजर्स का इस्तेमाल अब चीन करना स्टार्ट कर दिया है और फिलीपींस से इसकी शुरुआत हुई है। इससे पहले हम लोग ने सुना है कि चीन के द्वारा फिलीपींस की नेवी को काफी परेशान किया जा रहा है और जगह जगह उनका रास्ता रोक दिया जाता था। अब इस प्रकार की घटना हो रही है जो कि एक वॉर को शुरू करने की घटना मानी जा सकती है। किसी भी नेवी पर, किसी विरोधी दल पर आप अगर पहले मिलिट्री ग्रेड के लेजर का इस्तेमाल करेंगे तो इसको एक वॉर शुरू करने वाली घटना माना जाना चाहिए। साथ ही साथ वहां पे टेम्पोररी ब्लाइंडनेस भी हुई, कुछ लोगों को परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती थी। यहाँ पर दो चीजें निकल कर आती हैं कि चीन इस प्रकार की चीजें कर चुका है जिससे कि वो टेम्पोररी ब्लाइंडनेस दे सकता है लेजर के माध्यम से। भारत को इसके लिए सचेत रहना चाहिए। दूसरी बात ये
कि चीन किसी भी हद तक गिर सकता है। वो इस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जो कि कन्वेंशनल नहीं है और जनरली इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। भारत के साथ भी हमें यही देखने को मिला है। बात कर लेते हैं डीआरडीओ के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। आपको पता है कि नाग के अलग अलग प्रकार के वेरिएंट डेवलप किए जा रहे हैं और अभी तक हेलीकॉप्टर वाला वेरिएंट ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, मैन पोर्टेबल वाला सक्सेसफुल नहीं रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि हम लोगों ने इसका ट्रायल देखा है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ट्रायल इसका सक्सेसफुल रहा है, पर इसका जो वजन है वो डीआरडीओ के द्वारा कहा गया है कि अभी भारी है। 14 किलो का ये है जिसको कि आदमी के द्वारा ऑपरेट करना संभव नहीं है। इससे हल्के हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं जो कि लॉन्चर के साथ इतने वजन के होते हैं। डीआरडीओ ने कहा है कि 10 से 30% तक का इसका वजन कम करना है, मतलब 14 किलो के वजन वाले को लगभग 10 किलो वजन तक का करना पड़ेगा, तब जाके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है भारतीय आर्मी में। ये उनका इंटरनल असेसमेंट है, आर्मी के द्वारा इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। आप लोग कहेंगे कि क्या डीआरडीओ को पहले पता नहीं था कि हल्का चीज डेवलप करना है हमें? असल में डीआरडीओ एक कॉमन मिसाइल को डेवलप कर रहा है जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लग सकती है। शुरुआत में हेलीकॉप्टर्स या टैंक्स के लिए इसको डेवलप किया गया है और इसको मैन पोर्टेबल भी कन्वर्ट किया जा रहा है। केवल इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, अब जाके इसको 2-3 साल लगेगा इसको हल्का करने के लिए, पर 2-3 साल लगेंगे इसको हल्का करने में। अभी तो कहीं नहीं गया है 4 से 5 साल का मैन पोर्टेबल वाला हमारा इस प्रकार का जो मिसाइल है उसको इंडक्ट करने का समय अवधि। अब बात कर लेते हैं अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की, जो कि 1700 की संख्या में हमें बनाना है, डेवलप करना है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत। भारत ने इसका आरएफआई जारी किया हुआ है ताकि इच्छुक जो देश हैं, जो कंपनियां हैं, वो भारत के साथ सहयोग करने का उनका क्या मन है ये चीज जानने के लिए इसके बाद आरएफपी जारी की जाएगी। इसी की आगे कड़ी में एरो इंडिया 2023 में रशियन ऑफिसर्स के द्वारा ये कहा गया है कि अरमाता T-14 टैंक के टेक्नोलॉजी वो भारत के साथ शेयर कर सकते हैं, भारत के साथ एक नए टैंक पर काम कर सकते हैं। इस अरमाता जो टैंक है उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके भारत कोई नया टैंक डेवलप कर सकता है। इस चीज में वो सहयोग करना चाहते हैं, यानी कि भारत के जो ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम है उससे वो जुड़ना चाहते हैं। आपको पता होगा कि अरमाता अभी विश्व का सबसे एडवांस टैंक्स में से एक है, जिसमें कि जो चलाने वाला होता है, चालक होता है, वो एक आर्मर प्रोटेक्शन के अंदर रहता है और इसमें अनमैन्ड टरेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फुल्ली डिजिटल टैंक है जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। ये जो प्लेटफॉर्म है वो मॉड्यूलर है और इसके माध्यम से आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल्स भी बनाए जा सकते हैं, कैरियर प्रोटेक्टिव व्हीकल्स भी बनाए जा सकते हैं और टैंक भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को वो भारत को देना चाहता है और इस पर भारत अपना कोई टैंक डेवलप कर ले, ये चीज उनका कहने का मन है। तो ये 2030 तक प्रोग्राम कंप्लीट होना है, तो हो सकता है कि रशिया का ये टैंक भारत इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास रशियन टैंक बहुत ज्यादा संख्या में है। सेल्स भी हम उन्हीं के इस्तेमाल करते हैं, मतलब उन्हीं के टैंक वाले इस्तेमाल करते हैं, बनाया भारत के अंदर उसको जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल जो हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।